हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समाजशास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समाजीकरण सोशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, सोशोलॉजी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे। तो इसमें समाजीकरण का अर्थ देखेंगे, समाजीकरण की परिभाषाएं जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में आप समाजशास्त्रियों की, इसकी विशेषताएँ देखेंगे और समाजीकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जो समाजशास्त्रियों ने दिए हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समाजीकरण के अभिकरण क्या है और समाजीकरण की से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं जो हैं उसे देखेंगे। तो इसमें आपका कंप्लीट जो समाजीकरण का कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, ये कंप्लीट रेडी हो जाएगा। तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए, वो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा या फिर कंसेप्ट से, तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें तो कोशिश करिए इसका कम्प्रिहेंसिव पढ़ने की, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो समाजीकरण से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स है वो कवर हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, स्पेशली नेट के पेपर में आपसे कंसेप्चुअल बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश करिए एक डेप्थ स्टडी करने की, कंसेप्ट को समझने की, सब्जेक्ट को समझने की। और समाजशास्त्र ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसे अपने आसपास के, आप जिस समाज का हिस्सा आप उससे भी इसे रिलेट करके आप इसे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं समाजीकरण का टॉपिक, समाजीकरण है क्या। तो समाजीकरण की फॉर्मल डेफिनेशन को हम देखने से पहले इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ईजी लैंग्वेज में। जब एक बच्चा समाज में जन्म लेता है तो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि बात करनी कैसी है, लोगों से बात कैसे करनी है, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना है, उनके अपने से बड़ों से नमस्कार करना है, उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। पूजा पाठ, अगर वो किसी धर्म से पर्टिकुलर रिलेटेड है तो पूजा पाठ कैसे करनी है, तो उस संस्कृति का जो हिस्सा होती है वो उसके सिखाई जाती हैं। तो जब बच्चे को समाज में रहने के लिए उसे चीज़ें सिखाई जाती है, ये जो प्रक्रिया है इसी को समाजीकरण कहते हैं। जैसे हर समाज के अपने कुछ मानक, मूल, प्रतिमान, नियम होते हैं। तो यही सिखाने की प्रक्रिया, व्यक्ति को ये सीखने की जो प्रक्रिया है, यही है समाजीकरण। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ बड़े होने पे ख़त्म नहीं हो जाती, ये निरंतर चलती रहती है। जब बच्चा होता है तो घर में सीखता है, परिवार एक अभिकरण है जो उसे सिखाता है कि हमें नमस्ते कैसे करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें। और फिर स्कूल में जाता है तो वहाँ से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फिर वो फ्रेंड ग्रुप में आता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये एक आजन्म प्रक्रिया है, ये जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट भी पूछ ले जाते हैं नेट के पेपर में आपसे कभी कभी। तो ये जो प्रक्रिया है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक आजन्म चलती रहती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो है वो समाज का सदस्य बनता है। अगर व्यक्ति को किसी जंगल में, आपने मोगली की स्टोरी सुनी होगी, जिसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जंगल है वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ समाज नहीं रहता, तो वो बड़ा होता है तो वो न तो बोलना सीखता है, वो ऐसे जानवर जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसका समाजीकरण नहीं हुआ होता है। तो व्यक्ति को जब समाज में होता है तो वहाँ पे समाज के जो लोग हैं उनसे समाज में रहने के लिए उसे समाज के नियम, कानून, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो वहाँ की संस्कृति है उसका, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और यही जो प्रक्रिया है यही है समाजीकरण है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अरस्तु ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो आई होप ये आपका इसका अर्थ जो है वो क्लियर हो गया। और नहीं भी क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इसकी परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स में आपका कभी कभी जो नेट के पेपर में होता है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं जो फेमस हैं, तो पूछ लिया जाएगा, परिभाषा दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किस समाजशास्त्र की है। कुछ फेमस परिभाषाएं देखते हैं। जैसे फिचर और जॉनसन ने कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग बनाती है। तो इनका जो कीवर्ड है वो सामाजिक भूमिका का निर्वाह करना। तो समाज में जो सामाजिक भूमिकाएं निर्धारित होती हैं व्यक्तियों के लिए, इसको निर्वाह करने के लिए समाजीकरण की प्रक्रिया है, वो व्यक्ति को इसके योग्य बनाती है। तो फिचर और जॉनसन का ये स्टेटमेंट है, ये परिभाषा है। अब टॉलकट पार्सन को देखते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकित करने को ही समाजीकरण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। टॉलकट पार्सन कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकित करने की, मतलब उन्हें अडॉप्ट करने की, अपने अंदर समाहित करने की प्रक्रिया समाजीकरण है।
न्यू मेयर कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। कि यही मतलब है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जब वो समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाजीकरण होता है तो वो सामाजिक प्राणी बनता है। यही जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। किम्बल यंग कहते हैं कि समाजीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न मानक मूल्यों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होता है। तो किम्बल यंग का यही कहना है कि समाज के विभिन्न मानक मूल्यों जो स्वीकार करता है, प्रेरणा प्राप्त करता है, ये जो प्रक्रिया वो समाजीकरण। तो जब भी आप समाजशास्त्र में परिभाषाएं पढ़ें तो उनके कीवर्ड्स को ध्यान में रखने की कोशिश करिए। जैसे फिचर और जॉनसन की जो कीवर्ड्स है वो है सामाजिक भूमिका का निर्वाह। टॉलकट पासन का है कि ये सामाजिक मूल्य सीखने और आंतरिकत करने। न्यू मेयर का है कि ये है सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित होना या परिवर्तित होना। किम्बल यंग कहते हैं कि विभिन्न मानक मूल्यों को स्वीकार करना या व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करना। तो ये जो कीवर्ड आप याद रखेंगे तो इसको कैसे भी स्टेटमेंट फॉर्म में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे ईजिली कर लोगे। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे कि हमने इसके अर्थ में देखा है कि सीखने की प्रक्रिया है, ये व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो निरंतर सीखता रहता है और ये जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है। ये आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। ये समय स्थान सापेक्ष वाली प्रक्रिया है। समय स्थान सापेक्ष कहने का अर्थ ये है कि हर समाज के अपनी अलग अलग नियम कानून, जैसे अगर भारतीय समाज में अलग समाजीकरण की प्रक्रिया है, अब पश्चिमी जो समाजों में वहाँ पे अलग उस समाज के अपने नियम कानून हैं, तो स्थान और समय सापेक्ष अलग अलग होती है ये। और संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है कि समाजीकरण के द्वारा एक संस्कृति को सिखाया जाता है। कि संस्कृति कहने का मतलब है कि किसी समाज की जो भी मूल्य हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो उसे आत्मसात करने की प्रक्रिया उसे सिखाई जाती है। समाज का एक प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है कि समाज में वो खुद को स्टैब्लिश कर सके और एक सामंजस्य स्थापित कर सके और समाज में उसका जो कार्य है, जो उसकी भूमिका उसका निर्वाह कर सके। यही है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। इसमें एक आत्मविश्वास की प्रक्रिया होती है कि जब हम व्यक्ति जो है वो कम्युनिटी फीलिंग उसके अंदर होती है, तो वो समुदाय में रहने की भावना है। तो जब समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा वो समाज के नियम कानून को सीखता है तो उसमें एक आत्मविश्वास आता है। व्यक्तित्व विकास की एक प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करती है इस प्रक्रिया के द्वारा। कि उसके पास जो भी एक पीढ़ी के पास जो भी जैसे कोई भाषा हो गई, धर्म से संबंधित जो भी कर्म काम या क्रियाएँ होती हैं वो अपनी आने वाली पीढ़ी को सिखाती है। तो एक संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया भी है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लूम और सल्जिक के अनुसार संस्कृति का हस्तांतरण, व्यक्तित्व का विकास, ये दोनों समाजीकरण के पूरक अर्थ हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लीजिएगा। ब्लूम और सल्जिक ने समाजीकरण के दो प्रकार बताए। ये है दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण। याद रखिएगा, ब्लूम और सल्जिक ने समाजीकरण के दो प्रकार बताए। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि किसने समाजीकरण के दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण की बात करते हैं, तो ये ब्लूम और सल्जिक ने दो प्रकार बताए हैं। अब इसे देख लेते हैं क्या है दमनात्मक समाजीकरण और सामाजिक समाजीकरण। तो दमनात्मक समाजीकरण, जैसे कि इसके शब्द से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होती है, माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसमें वो पुरस्कार और दंड के माध्यम से बच्चे का समाजीकरण करने की बात करते हैं। बच्चे का जो सबसे पहले जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो परिवार होता है, तो उसका जो सोशलाइजेशन शुरू होता है वो परिवार से होता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर उसके बाद से ऑफिस ज्वाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें तो परिवार में है। दमनात्मक समाजीकरण करने का मतलब ये है कि जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को जब वो अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार करते हैं। अगर उसने पढ़ाई अच्छे से की तो उसको रिवॉर्ड देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये है, तो बच्चा से क्या सीखेगा कि अगर उसने कुछ अच्छा किया तो उसे कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसने कुछ गलत चीज़ें की है, किसी से मारपीट की, उसे तो दंड दिया जाएगा। तो ये उसको सिखाया गया है। ये क्या है, ये समाजीकरण है। समाज विरोधी कार्य करने पर उसे दंड और मानक मूल्य के अनुसार काम करने पर उसके पुरस्कार देते हैं। कि अगर घर में कोई बड़ा आ गया, उससे बच्चे ने नमस्कार नहीं किया तो जो माँ बाप हैं उसे बाद में उसे डांट लगाते हैं। तो ये है कि उसे दंड दिया गया। और जब घर में कोई आया तो बच्चे ने उसे अच्छे से बात की तो
पेरेंट्स क्या उसकी तारीफ़ करते हैं सबके सामने, तो ये उसे पुरस्कार दिया गया। तो यही दमनात्मक समाजीकरण। अब सहभागी समाजीकरण क्या होता है कि इसमें बच्चा स्वयं की क्रियाओं द्वारा ही समाज के मानक मूल्यों को सीखता है। जैसे आग से जल जाने पर दोबारा आग को नहीं छूता है, तो वो खुद से सीखने की जो प्रक्रिया है ये सहभागी समाजीकरण की प्रक्रिया है कि बच्चा खुद से चीज़ें सीखता है। अब ग्रीन ने कहा है कि समाजीकरण ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है। तो ग्रीन का कहना है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो संस्कृति की विशेषताएं होती है, जो समाज में जो विशेष संस्कृति होती है उसे आत्मसात करता है और इससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ग्रीन की डेफिनेशन का एक आप याद कर लीजिए कीवर्ड है संस्कृति की विशेषताओं को आत्मसात करना, व्यक्तित्व का विकास करना। लुंडबर्ग ने समाजीकरण को एक सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया, परिभाषित किया है। जैसे ने कहा कि व्यक्ति और समाज जब मिलते हैं, जब व्यक्ति एक समाज में होता है, जन्म लेता है, इज इक्वल टू समाजीकरण। तो समाज उसे अपने सामाजिक मूल्यों, नियमों, प्रतिमानों को सिखाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण है। तो व्यक्ति इंटू समाज इज इक्वल टू समाजीकरण। ये जॉर्ज लुंडबर्ग ने से एक सूत्र के माध्यम से फॉर्मूला बताया इसका। अब जॉन पियाजे ने बच्चों के समाजीकरण को 6 भागों में बांटा है। जैसे कि, और ये इसे आप याद रखिएगा, जॉन पियाजे ने बच्चे का जो सोशलाइजेशन कैसे उसकी एक प्रक्रिया बताई है, तो इसे 6 भागों में बांट के बताया है। तो आप इसे ये याद रखिएगा, जॉन पियाजे ने पूछा गया है कि बच्चों के समाजीकरण प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा गया। अब इसे जो 6 पार्ट हैं इसे भी देख सकते हैं कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो एक सेंसेशन फील करता है, जो पहला स्टेज है, पहली जो अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है, जॉन पियाजे कहते हैं कि बच्चा किसी भी वस्तु को किसी एंगल से देखता है और अगर वो चीज़ उसकी आंखों से हटा ली जाए तो उसे वो ढूंढता नहीं है। तीसरी जो अवस्था है, जो बच्चा होता है वो जो वस्तु उसकी पहुंच में होती है उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो। चौथी अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है किसी वस्तु को खोजने का प्रयास करता है। पाँचवीं अवस्था में स्थान वो परिवर्तन के क्रम को समझने लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे थी, अब ये यहाँ पे बदल गई है। तो वो चीज़ें, वो जो परिवर्तन होता है स्थान परिवर्तन का, वो उसे जानने लगता है। तो छठी अवस्था है, वो उसमें क्या होती है, पदार्थ का एक चित्रण करने लगता है, उसकी अनुपस्थिति में उसकी कल्पना करने लगता है। कोई वस्तु उसके सामने आई, अब उसके हटा ली गई तो उसको इमेजिन करना वो शुरू कर देता है। तो ये जॉन पियाजे हैं, एक थिंकर हैं, इन्होंने बताया कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को इन्होंने 6 भागों में बांट के। आप इसे देख लेगा, इसके 6 भाग से आपसे पूछे नहींगा, बट ये पूछा जाएगा कि कितने भागों में बांटा है, तो 6 भागों में आप इसे और बाकी ये जो 6 पार्ट है आप इसे एक बार देख भी सकते हैं, इसको बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। जॉनसन और टॉलकट पार्सन्स ने समाजीकरण को 4 स्तर बताए हैं। पहली है मौखिक अवस्था, दूसरी है शौच अवस्था, एनल स्टेज, तीसरी इडिपल या तारतम्य की अवस्था, चौथी किशोरावस्था। तो देखते हैं एक एक करके। जो मौखिक ओरल स्टेज होती है, इसमें जो है वो इसका जो एक वर्ष से लेकर, एक जन्म से लेकर 1-1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है, ओरल स्टेज होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि जो 1 साल से का बच्चा होता है वो जनरली अपनी माँ के पास रहता है। और जो उसकी अवस्था है, जब उसे भूख लगती है तो मौखिक आधार पर पूरी करता है, इसलिए उसे ओरल स्टेज कहते हैं। जब उसे भूख लगती है तो वो रोने लगता है, तो ये जो स्टेज है ये मौखिक अवस्था है। शौच अवस्था एनल स्टेज में क्या होती है कि इसमें बच्चे को माँ के द्वारा शौच क्रिया सिखाई जाती है। उसको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उसको कैसे बैठना है, कैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो कैसे करना है, उसको टॉयलेट आने पे कैसे बताना है, ये सारी चीज़ें उसे सिखाई जाती है। तो ये जो है वो एक एनल स्टेज होती है। इसमें क्या होती है कि माँ जो होती है वो बच्चे का ही ध्यान रखती है, इसलिए उसे साधक नेता कहते हैं। सही व्यवहार करने पर उसे माँ जो है वो पुरस्कार देती है, गलत व्यवहार करने के लिए दंड भी देती है कभी कभी। इसमें जो माँ जो होती है वो अपने बच्चों से काफ़ी भावनात्मक तौर पे जुड़ी होती है। हम जो थर्ड अवस्था है उसे देखते हैं। ये है इडिपल या तारतम्य की अवस्था होती है। ये जो अवस्था है वो 3 वर्ष से प्रारंभ होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपना तारतम्य मतलब अपना सामंजस्य 2 रूपों में स्थापित करता है। एक है सामाजिक भूमिकाओं से तारतम्यकरण सामंजस्य, या सामाजिक समूह से सामंजस्य स्थापित करना। सामाजिक भूमिकाओं से सामंजस्य स्थापित करने से मतलब है कि
समाज में वो अगर वो मेल है, एक फीमेल है, तो उसे कैसे व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है लोगों के सामने, ये सीखता है। वो सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। सामाजिक समूह, वो किसी समूह का हिस्सा होता है, उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करता है। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर एक यौन भावना का विकास होता है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स या एडिपल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और एडिपल कॉम्प्लेक्स का जो कंसेप्ट दिया था वो फ्राइड ने दिया था। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि जो डॉटर होती है अपने पापा के लिए, अपने पिता के लिए आकर्षित होती है, और एडिपल कॉम्प्लेक्स में जो सन होता है वो अपनी माँ के लिए आकर्षित होता है। ये इलेक्ट्रा और एडिपल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इसे फ्राइड ने दिया था। ये मनोवैज्ञानिक थे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो फोर्थ अवस्था है वो किशोरावस्था, एडोलसेंस एज स्टेज है। ये जो स्टेज है वो शुरू होती है 13 से 19 वर्ष तक। इसे एक स्टॉर्मिंग एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंज भी होता है, उनके अंदर एक इमोशनल भावनात्मक चेंज भी बहुत ज़्यादा होता है, मेंटल लेवल पे चेंज होता है, इसलिए ये स्टॉर्मिंग स्टेज, तूफानी काल के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में फ्राइड के अनुसार पराहम, सुपर ईगो का विकास होता है। फ्राइड ने इसे 4 अवस्थाओं के साथ साथ 3 और अवस्थाएं जोड़ी हैं इसमें किशोरावस्था, एडोलसेंट स्टेज में। तो इस जो हैं वो जो 3 अन्य अवस्थाएं वो है युवावस्था, यंग स्टेज। इसकी जो इसमें जो एज है वो है 19 वर्ष से 35 वर्ष तक की अवस्था है, ये युवावस्था फ्राइड के अनुसार। एडल्ट स्टेज जो प्रौढ़ावस्था है वो है 35 से लेकर 59 वर्ष तक। वृद्धावस्था वोल्ड स्टेज जो है वो है 60 वर्ष से प्रारंभ होती है ये। अब हम देखते हैं समाजीकरण के अभिकरण, कि समाजीकरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है, कौन सा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें है फैमिली, जिसमें हम जन्म लेते हैं, एक परिवार है सबसे जो पहला जो हमारा समाजीकरण होता है, जो एक समाजीकरण की प्राथमिक पाठशाला होती है वो है परिवार। फिर परिवार के में बच्चा जब जन्म लेता है, वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे अपने आसपास पड़ोस में खेलने जाता है, तो एक पड़ोस होता है, फिर दूसरा पड़ोस हो गया। क्रीड़ा समूह, प्ले, जिन बच्चों के साथ में बच्चा खेलता है वो उसका प्ले ग्रुप होता है। नातेदारी समूह होता है, तो परिवार में जो एक, फिर उसके बाद जो एक नातेदारी होती है वो ग्रुप, उसमें ये हो गई समाजीकरण के अभिकरण। फिर द्वितीय, ये प्राथमिक संस्थाएं हो गई, ये प्राइमरी जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी, जिनसे अब बहुत ही क्लोज कनेक्टेड होते हैं, तो ये समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण है। अब द्वितीयक अभिकरण की बात करें तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जिसमें जैसे स्कूल, कॉलेज, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गई, कुछ धार्मिक संस्थाएं हो गई, आर्थिक संस्थाएं हो गई, तो ये जो हैं वो द्वितीयक संस्थाएं हो गई, जिसमें भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके और जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उसका समाजीकरण होता रहता है। तो जिस स्कूल में वो पढ़ने जाएगा, फिर कॉलेज में जाएगा जिसमें वो जॉब करेगा, और जो भी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाओं का वह हिस्सा होता है, वो भी इसका समाजीकरण करती हैं। और विवाह जो है ये भी एक समाजीकरण का अभिकरण है। अब हम देखते हैं समाजीकरण के सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्राइड का सिद्धांत देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मीड की थ्योरी जो है, आई और मी का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत, और लास्ट में हम देखेंगे कूले का लुकिंग ग्लास थ्योरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत। तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पहले तो ये पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किससे रिलेटेड है, और मैं और मुझे का सिद्धांत किसका है, किसने दिया है, और लुकिंग ग्लास थ्योरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है ये, और कभी कभी पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किससे रिलेटेड है। सिद्धांत फ्राइड का सिद्धांत देखते हैं, जो कि इनका जो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, हिंदी में इसे बोलते हैं इद, अहम और परा अहम। तो ये सिद्धांत पूछ लिया जाता है आपका, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि इद, अहम और परा अहम किसका सिद्धांत है, ये फ्राइड का सिद्धांत है, ये समाजीकरण से संबंधित है। तो फ्राइड कहते हैं ईद का तात्पर्य होता है व्यक्ति के अंदर पाए जाने वह प्रसु प्रवृत्तियाँ होती हैं जो जैविकी पक्ष होती है, जन्म से विद्वान होती हैं। तो फ्राइड कहते हैं कि जो व्यक्ति जब जन्म लेता है बचपन से, तो उसके अंदर प्रसु प्रवृत्तियाँ होती हैं, वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वो एक उसमें असामाजिक चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति को समाज का सदस्य बनने के लिए उसकी समाजीकरण की एक प्रक्रिया शुरू होती है, और यही समाजीकरण जो होती है व्यक्ति को पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण हो जाता है। जब वो समाज में रहने के लिए समाज के मानक मूल्यों को सीख लेता है, उसके नियम कानून को सीख लेता है, तो उसमें नैतिकता का समावेश हो जाता है। यही जो होता है वो ईगो हो जाता है, ये जो है वो ईगो है। इड जो है वो व्यक्ति की पशु प्रवृत्तियाँ हैं, जिसमें व्यक्ति को नहीं पता होता है कैसे व्यवहार करना है, कैसे
समाज में रहना हिस्सा है, जब इन्हीं का सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा मानवीकरण हो जाता है तो वो ईगो हो जाती है। तो ईगो की स्टेज है। और सुपर ईगो किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि ये फ्रायड कहते हैं ये वृद्धावस्था में पाई जाती है और व्यक्ति के अंदर नैतिकता का बहुत अधिक विकास हो जाता है, इससे व्यक्ति इसे अचेतन अनकॉन्शियस ही इसका पालन करने लगता है। जो नैतिक मूल और मानक मूल्य हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें वो अपने आप ही इसका पालन करने लगता है। यही जो है सुपर ईगो स्टेज होती है, ये फ्रायड कहते हैं। तो इनका इड ईगो और सुपर ईगो, जो इड है वो है पशु प्रवृत्तियाँ इसमें होती हैं, तो इनका समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा मानवीकरण कर दिया जाता है, तो इसे इसमें नैतिकता का समय हो जाता है, तो इसे ईगो कहते हैं। ईगो जब वो इनका पालन जो है, जो सामाजिक प्रक्रियाओं का पालन, जो समाज के नैतिक मूल्य का पालन जब वो अनकॉन्शियस करने लगता है, खुद ही करने लगता है, तो इसे सुपर ईगो कहा जाता है, पराहम कहते हैं, फ्रायड कहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रायड का जो सिद्धांत है, इन्होंने इसे लिबिडो के आधार पर समझाया। वो कहते हैं कि जो लिबिडो है, व्यक्ति की जो समस्त क्रियाएं होती हैं, ये काफ़ी डोमिनेंस होती है लिबिडो व्यक्ति में, यही इसके व्यवहार को संचालित करती हैं व्यक्ति के जीवन में। और सभी सामाजिक और असामाजिक जो तत्व होते हैं वो लिबिडो के ही अंतर्गत आते हैं, तो फ्रायड कहते हैं। तो फ्रायड ने लिबिडो का सिद्धांत दिया, ये आपसे ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मीड का आई और मी का सिद्धांत, मैं और मुझे का सिद्धांत। तो मीड कहते हैं जो आई होता है, जो मैं होता है, वह व्यक्ति का जैविकी पक्ष होता है। मतलब ये कि इसमें व्यक्ति का समाजीकरण नहीं हुआ होता है। वो बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका समाजीकरण होता है और व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के समान और विशिष्ट भूमिकाओं को अंतःक्रिया करके इन भूमिकाओं को सीखता है। कि जैसे बच्चा जो होता है वो परिवार में या फिर पड़ोस में या फिर एक जो उसका प्ले ग्रुप होता है, जब उसे इंटरैक्ट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। वो अपनी भूमिकाओं को सीखता है, दूसरे की भी भूमिकाओं को सीखता है कि उसके पेरेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं या फिर उससे अपने बड़े कैसे बिहेव कर रहे हैं। वो सारी सामाजिक भूमिकाओं को सीखता है और उनसे अंतःक्रिया जब होती है उसकी तब, और एक उसके बाद वो एक व्यवहार करना सीखता है कि समाज में उसे कैसे व्यवहार करना है। तो ये जो प्रक्रिया उसके बाद जब उसका बनता है तो जो आई होता है वो मी बन जाता है। तो ये उसे जब उसका समाजीकरण नहीं हुआ था तो उसका जैविकी जो पक्ष होता है वो आई होता है, और जब उसका समाज में अंतःक्रिया करने के पश्चात जब उसका समाजीकरण हो जाता है तो उसे मी हो जाता है, ये मुझे हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में इसे पूछ सकते हैं। मुझे के अंदर व्यक्ति जो होती है वो समान और विशिष्ट भूमिकाओं को आंतरिकृत करता है कि उसको कैसे व्यवहार करना है या फिर उसके आस पास के लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं समाज में रहने के लिए, यही जो होता है ये। और वो अपनी भूमिकाओं को भी सीखता है कि उसको कैसे किसी के साथ व्यवहार करना है, किसी घर में उसे कैसे बात करनी है, व्यवहार करना है, आस पड़ोस कैसे है, बच्चों के साथ वो खेल रहा है तो कैसे व्यवहार करना है। तो ये सारी जो भूमिकाएँ वो जो रोल प्ले करता है और उसे खुद अडॉप्ट करता है, यही जो है मुझे है या मी है ये। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसे भूमिका ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे समान या विशिष्ट दोनों भूमिकाओं को आंतरिक करता है व्यक्ति से। सामान्यकृत अन्य का सिद्धांत या विशिष्टीकृत अन्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे इसलिए इतनी सारे सिद्धांत कहा गया क्योंकि इसमें व्यक्ति जो होता है ये दूसरों की भूमिकाओं को देख के से वो सीखता है वो सारी चीज़ें। सामान्यकृत अन्य या विशिष्टीकृत अन्य का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि वो दूसरों की भूमिकाओं को देख के सीखता है ये सारी चीज़ें कि उसे कैसे अपनी भूमिका निभानी है, इसलिए इसे ये सारे अन्य नाम भी दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कूले का लुकिंग ग्लास थ्योरी क्या है, इसका आत्मदर्पण का सिद्धांत इसे बोलते हैं। ये क्या है देख लेते हैं। कूले ने कहा कि व्यक्ति का जो समाजीकरण होता है वो परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली जैसे प्राथमिक समूह में होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कूले ने कहा है कि जो समाजीकरण है वो किन अभिकरण में होता है, वो है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। एग्जाम में पूछे गए आपसे सवाल। इसमें व्यक्ति के स्व का विकास होता है, व्यक्ति स्वयं को जानता है कि वो क्या है, फिर उस स्व की जो पहचान होती है वो समाज में देखता है खुद को कि समाज में उसकी क्या भूमिका है। तो व्यक्ति का जो स्व का विकास होता है, उसे स्व के विकास को वो समाज रूपी जब दर्पण में देखता है तो यही होती है उसका समाजीकरण की प्रक्रिया। तो यही कूले की लुकिंग ग्लास थ्योरी। एंड अब देखते हैं कि समाजीकरण से एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे नकारात्मक समाजीकरण क्या है, विसमाजीकरण क्या है, पुनर्समाजीकरण क्या है, पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। यहाँ से कभी कभी ये कंसेप्ट पूछ लिया जाता है, तो ये समाजीकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो नकारात्मक समाजीकरण वो है कि जब समाज के
जो समाज में जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे वो अस्वीकृत करता है, उन मानक मूल्य व्यवहार को सीखना ही नकारात्मक समाज, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का मर्डर करना, ये है नकारात्मक समाजीकरण। विसमाजीकरण क्या होती है? इसमें व्यक्ति जो है वो सीखे हुए व्यवहार को भूल जाता है, जैसे विसमाज, जैसे अपराध, जैसे अपराधी को जेल होती है तो जेल जाने पर वह अपराधी व्यवहार को भूल जाता है, तो इसे विसमाजीकरण कहते हैं। पुनर्समाजीकरण क्या होता है? किसी भी समाज के मानक मूल्य और प्रतिमानों को विसमाजीकरण के बाद सीखने की जो प्रक्रिया होती है, पुनर्समाजीकरण कहते हैं। अब देखते हैं पूर्वाभ्यास समाजीकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी समूह में आने से पहले इसके मानक मूल्य और प्रतिमानों को जब पहले से सीख लिया जाता है, पहले से अभ्यास कर लिया जाता है, तो उसे पूर्वाभ्यास समाजीकरण कहते हैं। ये जो थी संदर्भ समूह से संबंधित एक अवधारणा है। तो आई होप ये समाजीकरण से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और ईजिली आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई भी क्वेरीज है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।